हेलो बच्चों, मैं रितेश कुमार मिश्रा आप लोगों को क्लास 12th फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और जिसमें से हमने पिछली वीडियो में आपको ऑप्टिक्स पढ़ा दिया है और ऑप्टिक्स का वो भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें से आप लाइट के बारे में आपको मैंने बताया है और रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता दिया है। और इस वीडियो में मैं आपको इमेज यानी प्रतिबिंब के बारे में बताऊँगा। ठीक है, पिछली वीडियो में प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा ही बता पाया था, छूट गया था, तो उसको मैं इसमें कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, प्रतिबिंब यानी इमेज आपको मैंने बताया था कि जब किसी वस्तु से आने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे जगह मिलती हैं, तो जिस बिंदु पर मिलती हैं वो उस वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक दर्पण रखा गया, ठीक है, और इसमें मैंने एक वस्तु रखा है। ठीक है, अब इस दर्पण का ये फोकस है, ठीक है, और ये एक समांतर किरण यहाँ से आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात ध्यान से देखिए, परावर्तन के पश्चात फोकस से ऐसा लग रहा है कि ये किरणें कहाँ से आ रही है, फोकस से होकर आ रही हैं। ठीक है, फोकस से होकर आ रही हैं। ठीक है, और ये इसका मान लो वक्रता केंद्र है, तो ये किरणें, एक किरणें मैं यहाँ से ड्रा कर दे रहा हूँ वक्रता केंद्र पर जाने के लिए, ये इसके वक्रता केंद्र पर जा रही है। ठीक है, और जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से लौट आई है, तो इसका जो प्रतिबिंब बना है यहाँ पे बना है, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है यहाँ पे बना है। तो ध्यान से देखिए, मैंने बोला कि प्रतिबिंब यानी वस्तु से आने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान से देखो, ये वस्तु है, वस्तु से ये किरणें गई, परावर्तन के पश्चात, ध्यान से देखो, परावर्तन के पश्चात इधर लौट आई, तो इधर मिलने का कोई चांस ही नहीं है, तो इसका मतलब कहीं पीछे लग रहा है कि मिलेगा। तो हमने किया, ये आभास हो रहा है, यहाँ से कोई देखेगा तो उसे लगेगा कि ये वस्तु यहाँ नहीं रखा है, यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो ये उसका क्या बना, प्रतिबिंब बना। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रतिबिंब दो तरीके का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में हम रियल इमेज कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब को इंग्लिश में हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, जो रियल इमेज होता है यानी वास्तविक प्रतिबिंब होता है, उसमें किरणें जो होती हैं परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलते हैं, यहाँ वास्तव में नहीं मिल रही, ये हमें आभास हो रहा है कि मिला है। ठीक है, तो यहाँ वास्तव में नहीं मिल रही, तो यानी किरणें वास्तव में मिलती हैं, उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जिसमें किरणें वास्तव में नहीं मिलती हुई हमें प्रतीत होती हैं, मिलती हुई हमें क्या हो रही है, प्रतीत होती हैं, उनको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में आपने जान लिया। अब इसके बाद अगला टॉपिक, इसके आगे बढ़ते हैं। जो हम बात की है दर्पण, इसमें दर्पण तो यूज कर दी। अब आप के मन में डाउट हो रहा होगा कि दर्पण कितने तरीके का होता है, दर्पण होता क्या है, तो उसको भी बता देते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे का वीडियो जो आता रहे, और बेल आइकन भी दबा दीजिए जी, जो आने वाले वीडियो हैं आपको उसका नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे, जिससे आप टाइम से पढ़ लें। ठीक है, चलिए अब इसके बाद परावर्तन के बाद आपको आता है दर्पण भी बता देते हैं। दर्पण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिरर। ठीक है, ध्यान से देखिए, दर्पण जो होता है कांच की एक कांच जो पारदर्शी होता है, पारदर्शी कांच के, कोई भी समतल कांच है उसके पारदर्शी है वो, और उसके किसी एक तरफ
अगर हम चांदी का अथवा पारे का लेप लगा दें और उस लेप पर भी एक लाल ऑक्साइड का पेंट कर दें तो वो जो हमें मिलता है वो हमें दर्पण मिलता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए ये कांच है, ठीक है, ये पारदर्शी है यानी ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिख रहा है, और इसके एक तरफ हमने क्या कर दिया है, किसका, चांदी का लेप लगा दिया है। अब बहुत लोग कहेंगे तब तो शीशा के पीछे अगर चांदी होता है तो शीशे के पीछे से हम खुरच के निकाल लेंगे। नहीं, इतना पतला होता है कि आप उसको निकालोगे किसी काम लायक नहीं निकलेगा, बहुत पतला सा लगाया जाता है। चांदी का हमने लेप लगा दिया और इस चांदी के लेप को रोकने के लिए हम रेड ऑक्साइड, ठीक है, यानी लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि ये रुका रहे। और इधर जिसको हम पेंट करते हैं उसको हिंदी में कहते हैं ये कलई किया हुआ पार्ट है, यानी कलई किया गया है। ठीक है, यानी पॉलिश किया गया है। ठीक है, और इधर का ये जो पार्ट है यानी इधर का जो भाग है इसको हम कहते हैं परावर्तक तल। ठीक है, इंग्लिश में रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इसको पॉलिश्ड बोलते हैं, पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। तो दर्पण क्या होता है, कोई पारदर्शी कांच होता है, उस कांच के किसी एक भाग को यानी किसी एक तल को अगर हम चांदी के लेप लगा के उस पर क्या कर दें, रेड ऑक्साइड यानी लाल ऑक्साइड का पेंट कर दें तो वो दर्पण का काम करने लगता है। ठीक है, तो दर्पण आपका दो तरीके का होता है। ठीक है, आपका दर्पण जो होता है दो तरीके का लिया जाता है। एक होता है समतल दर्पण, ठीक है, और दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण। ठीक है, इस इमेज को मैं मिटा दे रहा हूँ, आपको समझाने के लिए केवल लिखा था। ठीक है, इधर देखिए, समतल दर्पण को हम प्लेन मिरर बोलते हैं, इंग्लिश में प्लेन मिरर। ठीक है, इसको स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसके बारे में हम क्लास 8th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। गोलीय दर्पण आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसको हम पढ़ाएंगे। गोलीय दर्पण दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अवतल, ठीक है, और दूसरा होता है उत्तल, यानी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखिए जो प्लेन मिरर होता है, दर्पण होता है, ठीक है, प्लेन मिरर, इसको हम एक सीधी लाइन खींचते हैं और इसके पीछे ऐसे डैश डैश कर देते हैं। ये जो डैश डैश किया रहता है यानी ये लाइन खींची रहती है, इसको हम कहते हैं, ये कलई किया हुआ पार्ट है, इसका पॉलिश्ड पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट है इधर परावर्तक तल है, और ये कौन सा पार्ट है, पॉलिश्ड किया हुआ यानी कलई किया हुआ। ठीक है, इसको कलई किया जाता है, कलई बोला जाता है, या तो पेंट बोल सकते हो, पेंट किया गया पार्ट है। ठीक है, पॉलिश्ड, इंग्लिश में पॉलिश्ड। ठीक है, इसको हम परावर्तक तल बोलते हैं, परावर्तक तल। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अवतल दर्पण जो होता है वो इस टाइप का होता है, ऐसे थोड़ा सा कर्व होता है। और कर्व कैसा होता है इसका, इसका जो परावर्तक तल होता है वो अंदर की ओर होता है, ये इसका परावर्तक तल है। उत्तल दर्पण जो होता है इसका परावर्तक तल बाहर की ओर होता है,
अंदर का पार्ट क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। ठीक है, ये उत्तल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गोलीय दर्पण के बारे में थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर इसके अंदर जो टर्म्स यूज किए जाते हैं, जैसे ध्रुव हुआ यानी पोल हुआ, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, वक्रता केंद्र हो गया, ये सब चीज़ें जो होता है इन सब को हम जान लेते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप, तब मिटाएं इसको। चलिए अवतल दर्पण जो होता है, इसमें हम कहते हैं वह दर्पण या वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ होता है, यानी अंदर का पार्ट होता है, उसको हम अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, और उत्तल दर्पण जो होता है जिसका परावर्तक तल बाहर वाला पार्ट यानी उभरा हुआ पार्ट क्या होता है, परावर्तक तल होता है, यानी उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये पॉलिश्ड किया गया है, ठीक है, तो इसका परावर्तक भाग क्या है, अंदर का पार्ट है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। और अगर ये पार्ट पॉलिश किया गया है, ठीक है, तो इसका परावर्तक भाग बाहर का तल हो जाएगा, यानी उभरा हुआ भाग हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसको अवतल बोलेंगे, इसको उत्तल बोलेंगे। ठीक है, ये क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके हो, इसलिए ज़्यादा डिटेल पढ़ाने से टाइम लॉस होगा। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ टर्म्स आपको बताना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको बता देता हूँ। ये मान लीजिए 2 कांच का गोला हमने ले लिया है, 2 कांच का खोखला गोला लिया है, 2 कांच का खोखला गोला ले लिया। अब ध्यान से देखिए, ये इसका क्या है, केंद्र है, सेंटर, ये दोनों का, यानी ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर को हम सी से दिखा देते हैं, इसको भी सी से दिखा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये इसकी वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका वक्रता त्रिज्या है, जिसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इसका भी वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। देखिए, अगर हम इस खोखले कांच के गोले से, यहाँ ये सर्कल मत समझिए, कांच का गोला जैसे फुटबॉल होता है, ठीक है, उस टाइप का कांच के गोले से अगर हम इसका छोटा सा पार्ट ऐसे काट लें, ठीक है, इसका भी काट लेते हैं, ये छोटा सा पार्ट काट लें। ठीक है, अब बाकी मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, मिटा नहीं रहा हूँ, आपको जिससे समझ में आ जाए। ये छोटा सा पार्ट हमने काट दिया। ठीक है, तो ये आपको एक बाउल, एक कटोरी की तरह नज़र आएगा, छोटा सा पार्ट, अगर आप इसको इमेजिन करो। ठीक है, अब इस पार्ट को अगर इसका ये पार्ट पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, तो ये पार्ट पॉलिश करेंगे तो एक कौन सा दर्पण बन गया, ये अवतल दर्पण बन गया। और अगर इसका हम ये पार्ट पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, तो ये कौन सा दर्पण बन गया, उत्तल दर्पण बन गया। ठीक, अब जो ये परावर्तक तल है, इसका मध्य बिंदु जो होता है, यानी परावर्तक तल का मध्य बिंदु जो लेते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव। इसका क्या है, ये है इसका ध्रुव, जिसको हम पोल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल। तो इसका पोल ये है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस ध्रुव और ये जो छोटा सा भाग आया है दर्पण का, ये इस बड़े खोखले से लाए, खोखले कांच से लाया गया। तो इस खोखले कांच का जो वक्रता केंद्र है, वही इसका भी वक्रता केंद्र होगा, इसका भी वही वक्रता केंद्र होगा। तो अर्थात जो दर्पण होता है उसका कोई ना कोई वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, तो ये वक्रता केंद्र किसका है, जिस कांच के खोखले गोले से ये लिया गया है, वही उस दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, समझ में आएगी नहीं। तो इसका वक्रता केंद्र ये हो गया, इसका वक्रता केंद्र ये हो गया।
इसकी वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, इस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी इसकी वक्रता त्रिज्या बोल देंगे। या हम यूँ कहें कि जिस कांच के गोले से लिया गया है उसी कांच के गोले का जो वक्रता त्रिज्या है वही इस दर्पण का भी वक्रता त्रिज्या होगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक, समझे कि नहीं इतना? अब ध्यान से देखिए, वक्रता त्रिज्या ये इसकी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस वक्रता केंद्र, ठीक है, और इसके ध्रुव को अगर कि कोई लाइन मिलाती है तो उस लाइन को हम क्या बोल देते हैं, इसका मुख्य अक्ष बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके वक्रता केंद्र और इसके ध्रुव को मिलाने वाली रेखा यानी इसके वक्रता केंद्र और इसके ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को उस दर्पण का क्या बोल देते हैं, मुख्य अक्ष बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष। ठीक है, वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इतना समझ में आया। अब इसके आगे जो और टर्म्स हैं, फोकस वगैरह, तो वो हम जब मिरर को, इस दर्पण को सही से बनाएंगे तब बता पाएंगे। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं इसको। ये आप बना लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। चलिए, अब हम यहाँ पे एक अवतल दर्पण बना लेते हैं और एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, इसमें दिखा देते हैं। ये हो गया अवतल और ये हो गया आपका उत्तल। यानी अवतल को हम कॉनकेव बोलते हैं और उत्तल को कॉन्वेक्स बोलते हैं। ये इसका पोल हो गया, पी से दिखाया जाता है, यानी ध्रुव यानी पोल, पोल को पी से। ये इसका वक्रता केंद्र सी, इसका भी वक्रता केंद्र सी। ध्यान से देखिए, इसका वक्रता केंद्र इधर है, इसका वक्रता केंद्र इधर है। कहने का मतलब इसका वक्रता केंद्र लेफ्ट साइड में है, ठीक है, बाएं तरफ है, और इसका दाएं तरफ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये इसका हो गया। अब इसके बाद पोल हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से दिखाते हैं। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से दिखाते हैं। ठीक है, समझ में आया? एक चीज़ और, इसमें वक्रता त्रिज्या का आधा जो होता है, यानी जिस बिंदु पर उसका आधा आता है, उसको हम इसका फोकस कहते हैं। फोकस, ये इसका क्या हो जाएगा, फोकस, जिसको हम एफ से दिखाएंगे, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ से इस फोकस के दूरी को यानी फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाएंगे। स्मॉल एफ से फोकस दूरी को दिखाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, पी जो है आपका ध्रुव होता है, ध्रुव यानी पोल। ठीक, सी जो होता है वो वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो आपका कैपिटल आर लिए हैं वो है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और जो स्मॉल एफ हमने लिया है वो होता है, पहले कैपिटल एफ का लिख देते हैं, जो कैपिटल एफ है वो है मुख्य फोकस बोलते हैं, या फोकस ही, मुख्य
फोकस अथवा फोकस, दोनों भी बोल सकते हैं। मुख्य फोकस बोलें या केवल फोकस बोल दें, ठीक है। इसको हम फोकस और स्मॉल एफ जो होता है, ठीक है, फोकस दूरी, इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। बात समझ में आया? इतना हो गया। अब इसमें इसका जो द्वारक होता है, द्वारक किसे बोलते हैं ये भी बता दें। जो इसका परावर्तक भाग होता है उसका बाह्य जो बाह्य बिंदु होते हैं, इनको मिलाने वाली जो इसका कार्ड यानी इसकी जीवा जो होती है उसको हम इसका द्वारक बोलते हैं। तो इसका द्वारक, अगर हम इसका नाम M डैश दे दें तो इसका द्वारक क्या हो जाएगा, जीवा M डैश, यानी द्वारक, यहीं पर लिख देते हैं इसका द्वारक, यानी इसको हम अपर्चर बोलते हैं, अपर्चर। ये क्या है यहाँ पे M डैश, जो क्या है, जीवा है, यानी कार्ड है, क्या है, जीवा, इसको भी लिख देते हैं M डैश, ये कार्ड हो जाएगा, ठीक है। ये इसका द्वारक हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बचेगा, अभिलंब बचेगा। मुख्य फोकस हो गया है आपका, ठीक है, फोकस दूरी हो गया है, ठीक। अभिलंब बच रहा है। अभिलंब किसी जगह पे क्या अभिलंब, इसके किस बिंदु का क्या अभिलंब होगा वो भी बता देते हैं आपको। देखिए किसी भी दर्पण का, कोई भी दर्पण है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पे ये इस बिंदु का अभिलंब क्या होगा, इस बिंदु का अभिलंब क्या होगा। अभिलंब इसका किसी भी बिंदु का पता करना है तो पहले इसका हम वक्रता केंद्र पता करेंगे। इसका वक्रता केंद्र ये है, इसका ध्रुव ये है, इसका फोकस F है, ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष है। तो इस बिंदु का अभिलंब क्या होगा, वो लाइन होगी जो इस बिंदु और इसके वक्रता केंद्र को मिलाती है, ठीक है, जो इस बिंदु और इसके वक्रता केंद्र को मिलाती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अभिलंब। किसी भी बिंदु का अभिलंब अगर हमें पता करना है तो उस बिंदु को उसके वक्रता केंद्र से मिला देंगे एक रेखा से, उस रेखा को हम उस बिंदु का अभिलंब कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए एक और इसमें बचा है फोकस तल। क्या बचा हुआ है, फोकस तल। फिर उसके बाद हम आपको चिन्ह परिपाटी बताएंगे। फोकस तल, फोकस तल क्या होता है, ये जो आपका फोकस है, ठीक है, ये जो आपका फोकस है, इस फोकस पर ऐसा तल जो इसके मुख्य अक्ष के लंबवत हो, इस फोकस से होकर जाए, ऐसा तल जो इस फोकस से होकर जाए, ठीक है, और इसके मुख्य अक्ष के लंबवत भी हो, उस तल को हम फोकस तल बोलते हैं। जैसे हम आपको दिखा देते हैं, ये चीज़, ये मान लीजिए आपका फोकस है और ये एक तल जो इस फोकस तल के लंबवत, ये फोकस तल जो है इसके मुख्य अक्ष के क्या है, लंबवत है। तो ये जो है तल, ये फोकस तल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। ये फोकस है और ये क्या हो जाएगा, तल। अब ये तल इनफाइनाइट रूप से उधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, अंदर भी है, उस पार भी है, इस पार भी है। समझ में आया कि नहीं। ये चीज़ होता है इसका फोकस तल, ठीक। बात समझे। और हाँ, इसका हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति आपको थोड़ा सा ज्ञात होना चाहिए, तब मैं आपको चिन्ह परिपाटी बता पाऊंगा, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें किसको फोकस दूरी को पॉजिटिव लेना है, किसको निगेटिव लेना है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना होता है। और इसको समझने के लिए हम यहीं पर समझ लेते हैं, जिसको हम एक हेडिंग बना लेते हैं, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, ठीक है, साइन कन्वेंशन।
साइन कन्वेंशन। देखिए ये मान लीजिए आपका y एक्सिस है, ठीक है, y अक्ष है, और ये क्या है आपका x अक्ष है। क्या है? x अक्ष है। इधर जो होता है y अक्ष में ये जो आपका होता है मूल बिंदु होता है, ठीक है, ओरिजिन होता है, ठीक है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ठीक, मूल बिंदु। अब यहाँ से अगर हम ऊपर जाएंगे तो इधर हम चलते हैं तो इधर हम क्या लेते हैं, इधर जो हमारा चलता है, इधर अगर ऊपर बढ़ रहे हैं, इसमें y अक्ष पे ऊपर की ओर चल रहे हैं, तो हमें जो भी अंक मिलेगा वो किस में मिलेगा? पॉजिटिव में मिलेगा, ठीक है, यानी धनात्मक मिलेगा। और इसी y अक्ष में अगर इस मूल बिंदु से नीचे चल रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? नंबर, ऋणात्मक नंबर मिलेंगे। ये बात आपको पता होगा। यहाँ पे आप इधर चलोगे तो इधर का आपका क्या होता है? धनात्मक होता है, ठीक है, और अगर इधर चलोगे इसके तो ये आपका क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है, ये आपको पहले से ही मालूम है, ठीक, समझ में आया कि नहीं? इस मूल बिंदु से इधर जो हम नंबर लिखते हैं वो धनात्मक लिखते हैं, इधर जो नंबर लिखते हैं उधर भी धनात्मक होता है, इधर का जो नंबर लिखते हैं वो ऋणात्मक होता है, इधर का नंबर जो लिखते हैं वो भी ऋणात्मक होता है। अब ध्यान से देखो, चिन्ह परिपाटी अगर हमें किसी भी चीज़ का पता करना है, कोई भी दर्पण का, तो हम उसको इसी पर रख देते हैं, ठीक है। दर्पण मान लो आपका अवतल दर्पण आ गया, तो अवतल दर्पण आ गया तो मैं अवतल दर्पण को ऐसे रख दिया। अब अवतल दर्पण को रखने का तरीका क्या होता है कि उसका ध्रुव इसके मूल बिंदु से मिलना चाहिए। तो ये इसका ध्रुव हो गया और ये अवतल दर्पण हो गया। ये पार्ट हमने क्या कर दिया? पॉलिश्ड कर दिया इसका, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब हम, और एक बात आपको और ध्यान देना है, कोई भी वस्तु रखेंगे हम तो हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, ठीक है। कोई भी वस्तु रखते हैं तो दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब मान लो कोई वस्तु रख रहे हैं तो इस दर्पण के बाईं ओर कोई भी वस्तु होगा तो यहाँ कहीं होगा, दर्पण के कहाँ होगा? बाईं ओर होगा। अब बाईं ओर होगा तो इसमें देखो, हम इधर से अगर हम इसी दर्पण से यहीं ध्रुव पर बैठे हैं और इसकी ओर आना स्टार्ट करें तो हम दूरी किधर आ रहे हैं? यहाँ से किधर की ओर आ रहे हैं? निगेटिव की ओर। यानी वस्तु की दूरी, जो वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी यानी इसको हम u से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? u से दिखाते हैं, स्मॉल u से। ये हम किसके लिए? अवतल के लिए। किसके? अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए यानी कॉनकेव मिरर के लिए क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। और वैसे भी उत्तल दर्पण के लिए भी हम u नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बताया भी कि वस्तु को हमेशा हम बाईं तरफ रखते हैं, और बाईं तरफ कोई भी चीज़ रखा रहेगा इसके बाईं तरफ, इधर अगर आएंगे तो निगेटिव रहेगा। तो u दोनों के लिए निगेटिव हो जाता है, ठीक, दोनों के लिए ऋणात्मक हो जाता है। वस्तु की दूरी क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर प्रतिबिंब इधर बना, अगर प्रतिबिंब इसके सामने बना, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो भी ऋणात्मक हो जाएगा। और अगर प्रतिबिंब इसके पीछे बन गया, यानी दर्पण के पीछे बन गया, तो क्या हो जाएगा? तब इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर अवतल दर्पण में वास्तविक आगे बनने का मतलब एक चीज़ और तरीका है, दर्पण के सामने अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो वो क्या हो जाएगा? आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो दर्पण के सामने अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, और वास्तविक प्रतिबिंब है तो v बराबर क्या रहेगा? निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब अगर है तो v बराबर क्या हो जाएगा? यानी ये क्या है? ये वस्तु की, वो इमेज की दूरी है, यानी प्रतिबिंब की दूरी है। ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये भी तब क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर आभासी प्रतिबिंब रहेगा, आभासी प्रतिबिंब तो v बराबर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। v बराबर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक, दाईं तरफ बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, वस्तु की दूरी हो गई, प्रतिबिंब की दूरी हो गई। अब वस्तु की ऊंचाई भी होती है कि नहीं? तो प्रतिबिंब की भी ऊंचाई होगी कुछ ना कुछ।
तो वस्तु की ऊंचाई, अब ध्यान से देखो, इसकी ऊंचाई मेजर करेंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे। कोई भी चीज़ ऊपर चलते हैं 0 से चलेंगे, यहाँ से 0 से इधर चल रहे हैं, ऊपर की ओर चले, यानी वाई एक्सिस के किसकी ओर चल रहे हैं, पॉजिटिव वाले चल रहे हैं, यहाँ से ऊपर, यानी वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और वस्तु की ऊंचाई को हम किससे दिखाएंगे, यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई को यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम ओ से दिखा देंगे। हम किससे दिखाएंगे, ओ से दिखाएंगे। बहुत जगह H1 H2 करके दिखाता है, बुक में भी दिखाता है, लेकिन हम ओ से दिखाएंगे ऑब्जेक्ट, इससे सिंपल रहे, याद रहे, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई ओ से हम दिखाएंगे और ये क्या होता है, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। किसके लिए, सब के लिए, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए पॉजिटिव रहेगा, अवतल या उत्तल दो कोई भी हो, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई बात करेंगे तो प्रतिबिंब दो तरीके का बनेगा, वास्तविक और आभासी। तो अगर वास्तविक बनेगा तो दर्पण के सामने बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अगर वास्तविक बनेगा दर्पण के सामने बनेगा, उल्टा बनेगा, लटका हुआ, ठीक है। जैसे ये इधर का है तो नीचे की तरफ लटक जाएगा। तो इसका मतलब वास्तविक के लिए आई बराबर, इमेज को आई से दिखा रहे हैं, क्या हो जाएगा, जब नीचे ऐसे लटक जाएगा, मान लो वास्तविक बना तो ऐसे नीचे लटक गया, तो यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखिए, निगेटिव, यानी क्या निकलेगा, आई बराबर निगेटिव, ठीक है। और अगर आभासी रहेगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आभासी रहेगा तो सीधा रहेगा। आभासी बनेगा इस साइड, तो इस साइड सीधे ऐसे खड़ा रहेगा, तो ऊपर की ओर, ठीक है। तो आभासी हो रहेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण के लिए बना लेते हैं, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए देख लेते हैं। अब इसके स्थान पे हम उत्तल दर्पण रख के देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये हमने उत्तल दर्पण रख दिया, ठीक है। अब इसका ये पार्ट क्या हो गया, पॉलिश्ड हो गया। इसका भी ध्रुव इसके मूल बिंदु पर आ गया। अब ध्यान से देखिए, वस्तु तो इसी तरफ है, यानी u बराबर क्या रह जाएगा इसके लिए, u बराबर इधर का क्या होता है, निगेटिव होता है। u बराबर क्या हो जाएगा, निगेटिव, ऋणात्मक, ठीक है। u जो भी हम लेंगे इसका साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी के रूप में ऋणात्मक लेंगे। v बराबर क्या हो जाएगा, देखिए वस्तु इसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी बनता है, यानी दर्पण के पीछे बनता है, तो यानी दर्पण के पीछे यानी इस साइड बनेगा दाहिने तरफ। तो v बराबर क्या रहेगा, हमेशा इसके लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक। आगे देखते हैं, u हो गया, v हो गया। हमने बताया o तो सबके लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि सीधा ही लिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए o उल्टा लिया जा रहा है तो आप निगेटिव ले लेंगे, लेकिन वैसे सीधा ही लिया जाता है। i बराबर क्या हो जाएगा, o बराबर क्या है, o बराबर क्या है, वस्तु की ऊंचाई, i बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो आभासी रहेगा तो इसके लिए भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इसके लिए भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक हो गया। हाँ, इसका एक आवर्धन होता है, तो आवर्धन हम बताएंगे तब उसमें बता देंगे कि इसके लिए क्या निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव, उसको हम इसी के आधार पर बताएंगे, ठीक। चलिए, ये हुआ आपका चिन्ह परिपाटी कंप्लीट, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब आपका अगला टॉपिक जो रहेगा, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना रहेगा। क्या रहेगा, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना।
यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप अगर अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है।